Hello students, today's topic is chapter number 4, chemistry standard 8. Chapter name is atomic structure. So as you can see, atoms play an important part in chemistry and study of atom is a vital part in chemistry. बहुत ही important concept है क्योंकि right from early classes टू हायर क्लासेस 11, 12 सब में ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स के ऊपर चैप्टर केमिस्ट्री में ज़रूर रहता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एटम्स के अंदर यानी कि एटम्स के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर के पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द सब एटॉमिक पार्टिकल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसे बोलते हैं। तो एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। ऑल्सो वी विल डिस्कस वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइनिंग विथ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि हम बेसिकली वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। So let us begin. Here the topic is atom as the building block of matter. So what is matter? You know that anything that occupies space and has mass is called matter. हम तो यही पढ़ते आए कि जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है जिसमें मास है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, और वी ऑल्सो नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, वी नो दिस ऑल्सो। So जी कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एटम। जो हमारे नेकेड आई से हम उसको देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ओके, और जो बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स हैं या इंडियन फिलोसोफर्स हैं, इनके बारे में अराउंड 600 BC इस टाइम से बात हो रही है, यानी कि 460 BC, 600 BC इनमें भी इनकी बात हो चुकी है। इसका बट एक प्रॉपर नेम से या उनकी थियोरीज अभी अभी मतलब एक लेटली बनी है, लेकिन इसकी जो खोज हमारे वेदास में भी है। ओके, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल महर्षि कन्नड़ थे, ये बहुत बड़े ग्रेट इंडियन फिलोसोफर थे। ओके, इन्होंने सजेस्ट किया था कि ये महर्षि कन्नड़ ही थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं या और छोटा नहीं कर सकते हैं। और उनको उन्होंने कहा था परमाणु। परम मतलब होता है अल्टीमेट और अणु मतलब होता है पार्टिकल। इसीलिए जो एटम के नाम उन्होंने परमाणु रख दिया था। और परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, लेकिन परमाणु मतलब एक दूसरे से और अणु से कंबाइन होके बिग पार्टिकल बनता है जो कि मॉलिक्यूल्स है। और फिर ये मॉलिक्यूल जिसको आज हम मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना, बहुत सारे एटम मिलके तो मॉलिक्यूल बनते हैं, राइट। इफ यू गो टू स्टडी इट इन एन ऑर्डर, यू नो दैट एटम्स इनके हिसाब से इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स, राइट। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनते हैं? एलिमेंट्स। ओके, और ऑल्सो यू नो दैट एलिमेंट प्लस एलिमेंट और 2 or more elements combine to form what is known as compounds. So this is what basic knowledge we have. Okay, atoms combine to give molecules, molecules combine to form elements, and elements and 2 or more elements combine to form compounds. Okay, this is what we know. There are different types of parmanus according to Maharishi Kannad, and each one of them exhibit specific properties. तो जो इसी थियोरी को आगे चल के ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस जो थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, इन परमाणुस को उन्होंने नाम दिया एटम। अगर आपको क्वेश्चन आया कि एटम नाम किसने दिया है, तो यू कैन राइट अ ग्रीक फिलोसोफर नेम डेमोक्रिटस। ओके, क्योंकि एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल। ग्रीक में एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, और इसी वर्ड से डेमोक्रिटस ने नाम रखा है
बहुत सारे हमारे जो वर्ड्स होते हैं साइंस के ग्रीस से, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, तो उनके जो वर्ड्स फिर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने भी एटोमस वर्ड से एटम का नाम इजाद किया। नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी। अब एटम बनने के बाद उसके ऊपर और रिसर्च होने लगे, उसके ऊपर थियोरी बनने लगे। तो जॉन डाल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में डिस्क्राइब किया था कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का, ओके, विच एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। मतलब अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आयरन या आयन हो या कैल्शियम हो, इन पर्टिकुलर एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स के पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स के प्रॉपर्टीज होते हैं वो पूरे एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहा है। तो मेन पॉइंट्स क्या थे फिर डाल्टन के एटॉमिक के थियोरी के? मेन पॉइंट्स थे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ओके, अग्री, क्योंकि हम लोग ने यह भी पढ़ा ही है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हम एटम्स को क्रिएट, जैसे मैटर भी हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह एटम्स भी एक छोटे छोटे पार्टिकल जिसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे आर इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। ये इसका सेकेंड पॉइंट है, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। थर्ड पॉइंट इज इनडिविजिबल मतलब क्या, यानी कि छोटा, अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको मैंने कट करके इतना बना दिया, फिर और कट करके मैंने इतना और छोटा बना दिया, समझो इतना और छोटा। एक पॉइंट आएगा जब वो इतना छोटा बन जाएगा कि वो और छोटा नहीं बन सकता और उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो एटम वो स्टेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर alike in all respects but are different from the atoms of other element। जैसे मैंने कहा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, नेम सम एलिमेंट। आज मैं कुछ एलिमेंट्स आपको बताती हूँ, एलिमेंट्स के नाम बताइए। देखो 1 to 20 एलिमेंट्स अगर आपको नेम करना है तो ये इजी है, 1 2 3 4 या 10 लिख लो, चलो 5 6 7 8 9 10। ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के। पहला है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, ली बै बैक नॉफ, ये इसका निमोनिक है। ली से होता है लिथियम, बै से होता है बेरिलियम, बी से होता है बोरॉन, बैकनॉफ, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन, और 10वां है हमारा नियोन। तो ये बेसिक कुछ एलिमेंट्स हैं। वैसे तो 20 एलिमेंट्स अगर आपको बताऊं तो और आप लिख सकते हो। ली बै बैकनॉफ एक निमोनिक है, प्लीज इसको लिख लीजिए आप लोग। हाइड्रोजन हीलियम खुद से याद करना। उसके बाद ली बै बैकनॉफ ऐसे लिख सकते हो, या ली बै बैकनॉफ। नियॉन खुद से याद करना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स पढ़ना है तो उसका भी मैं नियॉन निमोनिक दे रही हूँ। नेक्स्ट है नामग, पहले 20 लिख लेते हैं, 1 to 20 नंबर 12 13 14 15 16 17 18 19 20। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं सीरियल नंबर लिख रही हूँ यही इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो मैं सिंबल्स लिख रही हूँ ये एलिमेंट्स के सिंबल, कुछ एलिमेंट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल है। एलिमेंट्स का नाम अभी मैंने लिखा नहीं, इनके नाम भी मैं लिखूंगी, लेकिन ये आप लोग खुद से ट्राई करिए इनका नाम लिखने के लिए। निमोनिक तो मैं दे रही ना आप लोग को। नियॉन के बाद ना मग अलसी, अलसी के लड्डू खाते हो खैर यहाँ पे ऐसे याद रखिए, ना मग अलसी, पास क्लास अर्गन, और पोटेशियम और कैल्शियम खुद से याद रखिए, ठीक है? ओके, तो ना मग अलसी प्लास क्लास, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ना मग अलसी पास क्लास। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो। ना से सोडियम, मग से मैग्नीशियम, अलसी से एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फॉस्फोरस, एस से सल्फर, पास, ओके, क्लास, क्लास यानी कि क्लोरीन, और आर्गन खुद से याद रखना बेटा, ओके। उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। देखिए 20 हो गए, 10 यहाँ पे हो गए, ओके, 10 एलिमेंट्स ये हो गए, और 10 नहीं हो गए, ये 18 हो गए, मतलब 10 और ये 8 हो गए, और 19 20, ओके।
एटॉमिक नंबर भी इसका मैंने मेंशन, ये मैं वापस से अभी आगे लेक्चर में फिर से एक बार बताऊंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए मैं कुछ 20 एलिमेंट्स आप लोग को दी हूँ, इसके मैंने निमोनिक्स भी आप लोग को दी हूँ, तो प्लीज़ उसको निमोनिक के तौर पे ये 20 एलिमेंट सिंबल वाइज याद रखिए पहले, फिर एलिमेंट के नेम याद रखना। ओके, तो ये तो हुई कुछ एलिमेंट्स के नाम। नेक्स्ट उसकी डाल्टन की थियोरी पे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है atoms of one element combined with atoms of another element in simple whole number ratio to form molecules of compound। जैसे मैंने कहा था एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनते हैं, तो एलिमेंट्स के सिंपल होल नंबर रेशियो एक दूसरे को ऐड करके कंपाउंड्स बनते हैं। कहने का मतलब ये एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी पॉइंट सिंपल है। तो आगे चल के स्टडीज ने लेकिन ये जो मतलब डाल्टन के एटॉमिक थियोरी को इनकरेक्ट प्रूव किया था। भले हम ये थियोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना कि आगे चल के बहुत सी थियोरीज आए जिसने डाल्टन के एटॉमिक थियोरी को इनकरेक्ट प्रूव किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि डाल्टन करेक्ट था कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स उसके रॉन्ग प्रूफ हुए। तो चलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे मैंने कहा व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही मैंने बताया एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जो 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम का, वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिवली चार्ज लिख दीजिए, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, प्लीज आप लोग को पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पहले तो ना महर्षि कन्नड़ को इनके बारे में पता था, ना डेमोक्रिटस था, ये किसी ना किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया होगा या डिस्कवर किया होगा। इन्वेंट नहीं कह सकते हम, डिस्कवर कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने की थी? देखिए, मैं अगर एक समरी के तौर पे बताऊं तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, आप लोग को अगर ये ट्री चार्ट इस तरीके से ज्यादा इजी पड़ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्कवरी, किसने कौन सी डिस्कवरी की थी। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टाइन ने, गोल्डस्टीन बोल दो। इलेक्ट्रॉन्स की जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन्स की जेम्स शैडविक ने। ओके, ये आप लोग को याद रखना है। यहां पे मैं एक और डिस्कवरी के बारे में लिखना चाहती हूँ, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। ये स्टूडेंट्स, ये आप लोग को एक ही एक ही डिस्क्रिप्शन में याद हो जाएगा कि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स की जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टाइन ने की, न्यूट्रॉन्स की जेम्स शैडविक ने की, और न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने की। अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग की जबान पे ये होना चाहिए, एटलीस्ट माइंड में एक क्लिक तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप इनको साइड में सर भी लगा सकते थे, सर जे थॉमसन। ओके, ये एक रिस्पेक्ट देने के लिए लगाया जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता या कैसे हुआ, जे थॉमसन ने ये कैसे किए? देखिए, ऑर्डिनरी कंडीशन में गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। ओके, लेकिन जैसे ही प्रेशर लो करो दे बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हाई वोल्टेज भी देना चाहिए, हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज में क्या बन जाते हैं? गैसेस इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाते हैं। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स, 1878 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था टू स्टडी द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, यानी कि गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे होता है। ही डिस्कवर्ड, सो व्हाट डिड ही डू? तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप ऐसा था, देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख सकता है।
एक ग्लास ट्यूब लिया गया था जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। और क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करना है तो ऑब्वियसली एक कैथोड एक एनोड पॉइंट तो होगा ही ऑब्वियसली। जहाँ पे जो नेगेटिव, देखिए ये वायर है, ये जो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है वो कैथोड होगा, और जो पॉजिटिव प्लेट से जो वायर कनेक्टेड है, जो पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, समझो ये हाई वोल्टेज जनरेटर है, जो नेगेटिव है वो ऑब्वियसली जो प्लेट से कनेक्टेड है वो कैथोड होगा, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो एनोड होगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पॉइंट तो चाहिए ना करंट जनरेट करने के लिए। तो ये जब सेटअप होने के बाद एक इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हाई वोल्टेज पास किया गया था इस डिस्चार्ज ट्यूब से। ओके, इस डिस्चार्ज ट्यूब से एक हाई करंट ऑफ हाई वोल्टेज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो था हाई वोल्टेज का था, वो पास किया गया था। पास करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी। अब उन्होंने क्या देखा, देखिए यहाँ पे कंडीशन याद रखना है आपको, लो, इसके अंदर लो प्रेशर होना चाहिए, हाई करंट होना चाहिए। ओके, हाई वोल्टेज करंट, ये तो हो गया। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि उसने देखा कि बहुत सारे रेस जो है कैथोड से होते हुए एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है, अगर वो कैथोड की तरफ मूव होके एनोड की तरफ जा रहा है, इस वजह से विलियम क्रूक्स ने इनका नाम कैथोड रेस रख दिया। और यही एक्सपेरिमेंट को और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने के लिए सर जे जे थॉमसन ने इसकी जो कैथोड रेस की जो इन्वेंशन या डिस्कवरी हुई थी, उन्होंने क्या किया, इस रेस को और इसके ऊपर रिसर्च किया। तो उन्होंने भी फिर एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनके एक्सपेरिमेंट इस बेस पे था कि ये जो कैथोड रेस, जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, उन्होंने कहा जो कैथोड रेस है आर कंसिस्टेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये एक पॉइंट उन्होंने कहा, और उस पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये भी कंक्लूड किया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं सारे एटम्स में होते हैं, ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका डिस्कवरी या ये कंक्लूजन था? सर जे जे थॉमसन का। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने कैसे ये साबित किया कि हर पार्टिकल इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कैसे साबित किया कि जो कैथोड रेज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं, है ना। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया था कि कैथोड रेज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उन्होंने उसको पास किया। कैथोड रेज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक एंड ही ऑब्जर्व दैट जो रेज थे दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक, यानी कि वो नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लॉजिक है ना, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो वो जो कैथोड है पॉजिटिव की तरफ घूम रहा था। अगर उसकी तरफ हम एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाते हैं, जैसे ये प्लेट लगाया, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये इस तरफ नहीं जा रहा है नेगेटिव की तरफ। क्यों? अगर वो खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ क्यों जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हम लगाते हैं इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तब भी वो डिफ्लेक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये प्रूव करता है कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। और ये भी प्रूव होता है कि सारे जो पार्टिकल्स होते हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं जिनको नाम एटम्स दिया गया है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दिया फिर जे जे थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में या इस ये जो मेटल वाला जो ट्यूब है जिसमें हम गैस लेते हैं, कोई भी गैस ले लो, वो जो कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई भी गैस में नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, है ना, समझ में आया। चाहे वो नियॉन गैस ले, कोई भी गैस ले लो आप लोग। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट मास एंड कैरीज अ डेफिनेट इलेक्ट्रिक, ये तो उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला। और उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट से याद करना पड़ेगा, उन्होंने दिया था 9.108 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -28 ग्राम, ये इसका मास था, जो कि ऑलमोस्ट 1/1837 द मास ऑफ प्रोटॉन है, इतना छोटा है, ठीक है। और इट कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसमें जो चार्ज है
वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। चार्ज है तो कूलम लिखोगे, मास है इसलिए ग्राम लिखोगे, ये याद रखना, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का तो हम लोग ने डिस्कवरी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये हम प्रूव करेंगे कैसे ये हुआ, ठीक है। हम नहीं, खैर जो डिस्कवरर्स हैं, ई गोल्डस्टाइन जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, देखो, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम सजेस्ट दैट इट मस्ट कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एज वेल, सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अगर देखो एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ना होते ना तो हर चीज एग्जिस्ट ही नहीं होती। तो इसीलिए ये लॉजिक था कि अगर एटम्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली चार्ज भी पार्टिकल होगा। इसीलिए क्योंकि वो खुद एक न्यूट्रल है, एटम्स खुद न्यूट्रल है, इसलिए लॉजिकली पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसलिए जर्मन साइंटिस्ट ई गोल्डस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगेन विद अ डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे इन्हें एक परफोरेटेड कैथोड लिया उन्होंने, मतलब ऐसा कैथोड लिया जिसमें होल है। देखो ऐसा कैथोड लिया, कैथोड प्लेट भी कह सकते हैं, जिसमें होल है, परफोरेशन मतलब होल होना। तो जब उन्होंने हाई वोल्टेज, और देखो कंडीशन क्या था, मैंने क्या कहा था, गैस, ये जो एक्सपेरिमेंट में 2 चीजें होनी चाहिए, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट और वेरी लो प्रेशर। जब उन्होंने ये पास किया इस डिस्चार्ज ट्यूब से, अगेन वही सेटअप वही होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल जरूर होंगे, एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक प्लेट नेगेटिव, एक प्लेट नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे बस परफोरेटेड कैथोड लेना है, ठीक है। और जैसे इन्होंने हाई वोल्टेज में करंट और वेरी लो प्रेशर के अंदर है ही गैस का, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज इन्होंने पास किया, ही फाउंड दैट सम रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द एनोड, जो एनोड के रेज हैं, ही फाउंड दैट सम रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द मूव टुवर्ड्स द कैथोड। अब उल्टा हो रहा, ही कॉल्ड दिस रेज एज एनोड रेज, क्योंकि एनोड से रेज इधर चाह रहा था। यानी कि इन्होंने क्या यहाँ पे प्रूव किया कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ओके। अब इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ओके, द पॉजिटिव आयन ऑब्टेन्ड इज हाइड्रोजन आयन विच इज अ प्रोटॉन। ये सुनो, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आप लोग को पता हो, अगर हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, अभी हमने लिखा था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करो तो वो क्या बनता है, H+, यानी कि उसका 1 इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन ही अंदर बचेगा ना, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन H+ बन जाता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो पॉजिटिव आयन ऑब्टेन इज हाइड्रोजन आयन विच इज अ प्रोटॉन, ये उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। तो अब इन्होंने प्रॉपर्टीज इन्होंने भी दिया कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मास ऑफ अ प्रोटॉन कितना है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो वो प्रोटॉन ही बन जाता है, ओके। और उसी मास का इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन, कितना है, 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। और इट इज, और उसकी जो चार्ज है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज एंड डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सो लेट अस मूव फर्दर इन द चैप्टर, whereas here we will learn about the discovery of the nucleus. न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? देखो, एक बार जब डिस्कवरी हो गई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की, अब एटम्स के अंदर ये जो और रिसर्च करने की भूख साइंटिस्ट में पड़ी। इन 1911 रुदरफर्ड एक साइंटिस्ट थे फ्रॉम न्यूजीलैंड, इन्होंने एक कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड कि अगर इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, कैसे इलेक्ट्रॉन है कैसे प्रोटॉन है, ओके। द एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम। लेकिन उससे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, एक तो उन्होंने डिस्कवर किया था खैर इलेक्ट्रॉन, वो बात तो सही है। तो यहाँ पे जे थॉमसन ने ऐसा मॉडल दिया था जैसे एक नहीं कस्टर्ड होता है या एक प्लम पुडिंग, जो पुडिंग होता है, पुडिंग में जो नट्स होते हैं, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उनके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, इन 1903 उन्होंने प्रपोज किया था कि
जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इस तरीके से अरेंज है, लेकिन खैर ये मॉडल गलत था, ये मैं बताऊंगी क्यों। पहले ये देख लो मॉडल कैसा है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम वॉज कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी कि पूरे स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज जो है वो फैला हुआ, ओके, इन विच नेगेटिवली चार्ज, ये जो पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर जैसे नहीं पूरा अगर कस्टर्ड है तो कस्टर्ड पूरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, उसके अंदर जो नट्स है वो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पुडिंग भी एक्सपेरिमेंट, पुडिंग प्लम की पुडिंग बना लो, जो पूरी पुडिंग हुई नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हो गई उसके अकॉर्डिंग, और जो उसमें नट्स पड़े या प्लम्स पड़े, पीसीज ऑफ प्लम्स पड़े, वो जो एम्बेडेड है स्फेरिकल पुडिंग में वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन मैनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अबाउट द एटम वॉज नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल इसलिए लिया था क्योंकि इसका जो चार्ज पार्टिकल होते हैं अल्फा का वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू थॉमसन ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है तो ये सारे जो रेज, जो अल्फा रेज, अगर हम एक थिन फॉइल, उन्होंने क्या किया, एक थिन फॉइल लिया, एक फॉइल लिया, समझो ये फॉइल है, फॉइल से उन्होंने ये रेज, अल्फा रेज को पास करने की कोशिश की। अब अल्फा रेज क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट अल्फा रेज पॉजिटिव रिपेल होते हैं, वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चौंक गए कि ये जो अल्फा रेज है, बहुत सारे अल्फा रेज उस थिन फॉइल, गोल्ड एक एलिमेंट ही है ना, एलिमेंट के अंदर तो वो होगा ही, क्या कहते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस हिसाब से अगर उस थिन फॉइल से बहुत सारे पार्टिकल अल्फा के जो रेज है पास हुए, बस कुछ डिफ्लेक्ट हुए, वो भी कहाँ, सेंटर में डिफ्लेक्ट हुए। तब उन्होंने कहा कि हो सकता नहीं, इनफैक्ट उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो, पहले तो देखो अगर 1 by 1 आपको एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लेना है या एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है तो पहले तो ये याद रखें, ऐसे आप लोग स्टार्ट करें कि रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल लिया था जिससे उन्होंने अल्फा रेज को बॉम्बार्ड किया था। सो एज आई वाज सेइंग दैट जो पहला पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नहीं कह सकते, ऑब्जर्वेशन, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। स्टूडेंट्स प्लीज, यहाँ पे गोल्ड फॉइल लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ फॉइल में इनिशियली फॉइल बोल रही थी, फॉइल का मतलब गोल्ड फॉइल, भी बहुत थिन था, एकदम पतली शीट थी, 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस का। तो जब गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स या बीम ऑफ अल्फा रेस पास किए गए थे तो उसमें बिल्कुल डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखा, बिल्कुल सिर्फ सेंटर में थोड़ा बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन दिखा, ओके। एंड देन सेकेंड पॉइंट, few alpha particles were deflected by small angles as I showed you over here, okay, and very few alpha particles returned back, बहुत ही few alpha particle returned back। देखिए अगर आप प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को अगर ध्यान में रखें तो रदरफोर्ड को ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलना चौंकने वाला था। क्यों? क्योंकि अगर प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में है या मतलब जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से अगर अरेंज्ड है तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब अपने ऑब्जर्वेशंस के बेस पे रदरफोर्ड ने ये सारे कंक्लूजन्स दिए। पहला था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, एग्जैक्टली, इसीलिए तो यहाँ पे बहुत सारे अल्फा रेज थिन गोल्ड फॉइल से पास हो रहे हैं, ठीक है। Therefore, most of the alpha particles pass through it without any deviation. Second point, there is a positively charged mass at the center of the atom. क्या है? कि there is a positively charged mass at the center of the atom in which the entire mass of the atom is concentrated. Obviously, क्योंकि यहीं पे से तो पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ना कि पूरे एटम में फैला नहीं है। तो देयरफॉर फ्यू अल्फा पार्टिकल्स
were deflected from their original path since they must have reached near this region of the atom. तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब इस रीजन पे पहुंचे तो थोड़े से बस डिफ्लेक्ट हो गए, और तब क्योंकि पॉजिटिव डिफ्लेक्ट होता है तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, इसीलिए थोड़े डिफ्लेक्ट हुए ना, तभी तो यहाँ पे कंक्लूजन हो रहा है कि पॉजिटिव पार्ट छोटा है और इज लोकेटेड एट द सेंटर एंड दिस पार्ट इज हैवी, देयरफॉर ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न back. So based on his experiment, Rutherford proposed a model for the structure of the atom which is known as Rutherford atomic model. तो Rutherford atomic model के हिसाब से, यानी कि अभी तक हमने थॉमसन मॉडल के हिसाब से पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसमें अरेंज्ड है, लेकिन रदरफर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कंटेनिंग प्रोटॉन, जो ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर है वो प्रोटॉन्स है और इनको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, इसीलिए हम रदरफर्ड को क्रेडिट देते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए. ओके, द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तो मास नेग्लिजिबल है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो सेंटर है वो जो एंटायर मास है एटम का उसी में कॉन्सेंट्रेटेड है. इट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटम, व्हाट, द न्यूक्लियस. ओके, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली compared to the size of the atom as whole, the size of the nucleus is very small and electrons revolve around the nucleus in circular orbits. ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड हो रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जैसे कि नहीं सोलर सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए रदरफर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं. ओके, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus and the number of electrons revolving around the nucleus are equal. तो जैसे रदरफर्ड ने कहा अगर 4 प्रोटॉन हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल होंगे. अब कोई भी एक चार्ज ज़्यादा होगा तो ओवरऑल उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा ना, किसके, एटम के ऊपर, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या प्रोटॉन ज़्यादा. इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम्स, ये तो हमें पता था, इस वजह से उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं वो सेम है, इक्वल है. But Rutherford model could not explain the stability of atom, क्योंकि हमें पता है कि अगर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग कोई भी चीज़ घूमती रहती है तो एनर्जी तो लूज होती है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अगल बगल घूम रहे हैं तो एक टाइम आएगा तो एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, और पूरा इलेक्ट्रॉन्स पूरे कोलैप्स हो जाए. इनफैक्ट पूरा एटम ही कोलैप्स होना चाहिए. अगर एटम ही कोलैप्स हो जाएगा, जो कि एक्चुअली नहीं होता है, तो इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती. यस और नो, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम. तो अगर रदरफर्ड के मॉडल के हिसाब से चलो, उन्होंने ये नहीं बताया या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूस रिवॉल्व राउंड हो रहे हैं, जिनकी एनर्जी लूज हो रही है, जिससे सारे जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, यानी कि उसकी एनर्जी खत्म होनी, ये नहीं हो रहा. ओके, तो एक डेनिश फिजिस्ट थे जिनका नाम था नील बोर, उन्होंने प्रपोज किया हिज मॉडल ऑफ एटम. ओके, उनका मॉडल फिर आया, यानी कि पहले प्लम-पुडिंग मॉडल आया, फिर रदरफर्ड का मॉडल आया और उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल आया. ये बोर एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम नील बोर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था. ओके, इनके मॉडल के हिसाब से एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स तो हैं लेकिन फिक्स नंबर ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के, यानी कि इन ऑर्बिट्स को उन्होंने एनर्जी लेवल कहा. क्या कहा? एनर्जी लेवल. अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं या नील बोर का मॉडल दिखता कैसे है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ इन दिस वे. ही ऑल्सो सेड दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ द एटम विच कंप्राइजेज ऑफ द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स हैं जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं. पहले एनर्जी लेवल को इनको उन्होंने शेल्स भी कह सकते हैं या एनर्जी लेवल्स नाम दिया था. ओके, सबसे कम एनर्जी लेवल इसकी है, जो पहले शेल का नाम उन्होंने दिया था फर्स्ट शेल, ये है सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ. फर्स्ट शेल का नाम था के, सेकेंड शेल का एल, थर्ड एम और फोर्थ शेल का नाम था एन. तो के एल एम है. ओके, एक और आप चाहिए तो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो. फोर्थ शेल
डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, सर्कल्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, एक्सक्यूज करना। ओके, फर्स्ट शेल, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट शेल को हम के भी लिख सकते हैं, एल एम एन। दीज आर नथिंग बट एनर्जी लेवल्स। व्हाट? एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे किस में रिवॉल्व राउंड कर रहे हैं? हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर ये न्यूक्लियस है हमारा और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, और फिक्स्ड है। अब इसका फिक्स्ड का मतलब क्या है? हर ऑर्बिट में फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब हम आगे समझेंगे। तो क्या एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट इट नीदर एब्जॉर्ब नॉर एमिट्स एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो एनर्जी लूज करेगी ना, वो लूज एब्जॉर्ब करती है ना लूज करती है, इस वजह से वो कोलैप्स नहीं हो रही है। नील रदरफोर्ड ने ये बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि बस घूम रही है तो एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर के कोलैप्स होंगे। तो यहाँ पे नील बोर ने ये कहा कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट इट नीदर एब्जॉर्ब नॉर एमिट्स एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्बिट विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लीस्ट एनर्जी। यानी कि मैंने कहा कि इतने सारे ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तो जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के, ये वाला जो फर्स्ट शेल है उसमें सबसे कम एनर्जी है, सेकंड में उससे ज्यादा, थर्ड में उससे ज्यादा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ओके। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, राइट? व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इट जम्प्स फ्रॉम दैट ऑर्बिट टू द नेक्स्ट हायर पॉइंट। यानी कि अगर हम इसको एनर्जी दे देते हैं, हम इससे कोई टक्कर मार दिया समझो, तो क्या होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उछल के यहाँ जाता है, लेकिन क्योंकि कोई भी चीज हायर लेवल पे स्टेबल नहीं होती, वो फिर कूद के इधर आ जाता है। याद रखिए, कोई भी, जैसे ये पेन है, पेन अगर मैंने नीचे से ऊपर रख दिया, ऊपर से नीचे तो चला जाता है लेकिन नीचे स्टेबल रहता है। कोई भी चीज नीचे लेवल पे स्टेबल रहती है, हायर लेवल पे अगर वो छोड़ दूं मैं तो नीचे ही गिरेगी। वही केस इलेक्ट्रॉन का भी है। ठीक है, व्हेन एन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इट जम्प्स फ्रॉम दैट ऑर्बिट टू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिट। एंड एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। ये तो मैंने बताया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो रीजन आप लोग को पता ही होना चाहिए। ओके, अब आई बात डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है KLM एंड शेल का, ये आप लोग को शायद हायर क्लासेस में और डीपली पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि बोर्स एटॉमिक मॉडल ऐसा दिखता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल ऐसे दिखता है। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब वी नो दैट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना, उसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है, इतना छोटा मास है कि वो नेग्लिजिबल ही कंसिस्ट करो। इसीलिए मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली। इसीलिए हम एटम्स का जो मास नंबर कैलकुलेट करते हैं सिर्फ एटम के न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं तब हम किसको कंसीडर करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, दिस यू नो, एंड हैड वन प्रोटॉन। ये तो पता है, अगर एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे हाइड्रोजन से तो वो प्रोटॉन बन जाएगा। हेंस इट्स मास इज 1 AMU, इसलिए हम हाइड्रोजन के मास को 1 AMU भी कहते हैं। हीलियम हैज 2 प्रोटॉन्स, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। देखो, ये मैंने लिखा था शुरू में, इसलिए लिख दिया था। हीलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, इसीलिए इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का डिफरेंट होता है। ये हम बताएंगे क्यों। ठीक है, तो इसका है, जब हीलियम का भी इन्होंने कैलकुलेट किया था मास का, तो 4 MU मिला। ठीक है, सही तो है। इफ वी कंसिडर द मास ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, देन द मास शुड हैव बीन 2 MU। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टिल अनदर काइंड ऑफ पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो उन्होंने कहा कि जब मास कैलकुलेट किया तो 4 MU हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन लेना है जो कि न्यूट्रॉन के इक्वल है, तो 2 ही AMU, यानी AMU इज द यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग मास ऑफ एन एटम।
ओके, एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो होना चाहिए 2 AMAO, लेकिन हुआ 4। तो इससे उन्होंने प्रूव किया या उन्होंने ये कंक्लूजन पे आए, कौन, जेम्स चैडविक ने इन द ईयर 1932 कि एक और पार्टिकल है न्यूक्लियस में जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन। क्या दिया, न्यूट्रॉन। तो व्हेन ही बॉम्बार्डेड थिन बेरिलियम फॉइल, तो यहाँ पे कौन सा फॉइल यूज हुआ है, बेरिलियम फॉइल। बेरिलियम देखो, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, एटॉमिक नंबर 4 है। तो बेरिलियम को जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव पार्टिकल, ही ऑब्टेन न्यूट्रॉन्स। कैसे, देखो Be जो कि एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4। तो इनको जो है क्या ऑब्टेन हुआ, देखो इस तरीके से ऑब्टेन, इतना डीपली जाने के लिए जरूरत नहीं, बट इन्होंने यहाँ प्रूव किया कि अ न्यूट्रॉन हैज लो चार्ज एंड इट्स मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। अप्रोक्सीमेटली, हाँ, नॉट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखिए। कैसे, मैं बताऊंगी ना। अब क्योंकि हमें ऑलरेडी इतने सारे डिस्कवरीज पता चले, तो अब तो हम एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर या बता सकते हैं। यानी कि अगर हम हजारों साल पहले जाते हैं और किसी को बोलते हैं एटम कैसा दिखता है या एटम क्या है, तो उन लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन आज के स्टूडेंट्स को, या आज हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को जिनको पता है या एटम्स की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा है, तो वो साफ बताएंगे कि एटम क्या है। एक एटम का स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल में लोकेटेड न्यूक्लियस है, राइट। एक न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस इज मेड आउट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट्स में क्या घूम रहे हैं उसके, इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमने अभी अपने थियोरी से प्रूव किए हैं, ओके। और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होल्ड्स 2 kinds of subatom, all these 3 are subatomic particles of nucleus. What are these 3 subatomic particles of nucleus? Proton, neutron and electron. First one, proton is positively charged, okay, and neutrons are neutrally charged and electrons are नेगेटिवली चार्ज। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली, इसीलिए क्या कहा जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है, स्टूडेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। कैसा आया ये वर्ड, प्रोटॉन और न्यूक्लियस का न्यूक और प्रोटॉन का ऑन, ये मिला के न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इन इट, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज ही नहीं है। तो न्यूक्लियस को हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। देयर इज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर नेगेटिवली चार्ज 3-dimensional क्लाउड प्रेजेंट सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ओके। इन दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट माइन्यूट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखो स्टूडेंट, जब हम हायर क्लास में जाते हैं, हमें ये प्रूव हो रहा है कि न्यूक्लियस के जो अगल बगल है वो ऑर्बिट्स नहीं है। ये थियोरी भी रॉन्ग प्रूव हो जाती है कि न्यूक्लियस के अगल बगल ऑर्बिट्स है। इनफैक्ट एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड हो रहे हैं। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर, नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने कहा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो हेंस, जैसे फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए 2 एटॉमिक नंबर है उसका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें एक्चुअली क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, जिसका सिंबल है Z, जिसका सिंबल है Z, ठीक है। और कोई भी 2 एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन में मैंने 20 एलिमेंट्स की लिस्ट आपको लिख के दिया, किसी का भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, ओके। उसी तरह अगर हम मास नंबर, यहाँ पे टेबल आप लोग को दिया गया है, देखो ये टेबल आप लोग प्लीज ड्रॉ करने की कोशिश करिए। हाइड्रोजन से कैल्शियम तक दिया गया है, वही 20 एलिमेंट्स, सिंबल दिए गए हैं और एटॉमिक नंबर्स दिए गए। ये तक यहाँ तक मैंने भी बनाया था, लेकिन अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगी मास नंबर। मास नंबर का सिंबल होता है A, और मास नंबर डिपेंड करता है ना सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर, बट ऑल्सो न्यूट्रॉन पर, ऑल्सो न्यूट्रॉन्स पर। तो इसीलिए हम मास नंबर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस का मास। मेन हमें मास नंबर, एक्चुअल मास जो एटम का होता है वो उसके न्यूक्लियस का, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर A। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट मैं लिख दूं कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो कोई भी एक X एलिमेंट है,
उसका एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं, ओके, Z, और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। एग्जाम्पल आप कैल्शियम ले लो, उसका मास नंबर कितना है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, कैल्शियम का मास नंबर 20 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 है। अब ये 40 कैसे आया? देखिए 40 आया, ये तो दिया गया है, इन लोग ने कैलकुलेट किया है खुद ही, यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगी आप लोग। ट्रिक क्या है कि कोई भी इवन नंबर्स होते हैं, जैसे इवन एटॉमिक नंबर्स को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। फॉर एग्जांपल 2 का मास नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 4, ठीक है। कार्बन 6 का इंटू 2 कितना हुआ? 12। और एग्जांपल ले लो, आप ले लो 12 का एटॉमिक मास नंबर डबल कर दो 24। लेकिन अगर हमें ऑड नंबर, इवन नंबर के लिए मास नंबर अगर इवन नंबर्स का फाइंड आउट करना है तो मैंने ट्रिक क्या बताया है? मास नंबर ट्रिक बता रही हूँ मैं। इवन नंबर्स के लिए ओके, जो भी एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2। एग्जाम्पल इवन नंबर वाला एटॉमिक नंबर हो तो इवन नंबर वाला एटॉमिक नंबर बताइए, जैसे कार्बन 6 है ना, 6 इंटू 2 कितना हुआ? 12। तो इसलिए कार्बन का मास नंबर क्या हुआ? 12। अंडरस्टूड? अभी मैग्नीशियम ले लो, कितना है? 12। तो 12 इंटू 2 कर दो, कितना हुआ? 24। मास नंबर क्या है? 24। यहाँ पे एक्सेप्शन है, देखो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो इसमें एक्सेप्शन आपको लेना है बेरिलियम का, क्योंकि बेरिलियम का मास नंबर, बेरिलियम क्या है? एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, होना चाहिए इंटू 2 8, लेकिन है 9, तो एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन इवन नंबर्स में क्या है? इवन नंबर्स में और एक्सेप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आर्गन का क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर तो 18 है ना, आर्गन का एटॉमिक नंबर होना चाहिए कितना? 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, लेकिन है कितना? 40, ठीक है। यानी कि एक्सेप्शन जो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह मास नंबर इवन नंबर का तो ट्रिक ये है, ऑड नंबर के लिए ट्रिक क्या है? ऑड नंबर के लिए ट्रिक है, जो भी आपका मास नंबर है, मास नंबर जो ट्रिक है ये ऑड नंबर के लिए, ऑड एटॉमिक नंबर के लिए। ऑड एटॉमिक नंबर जिसके होते हैं उसके मास नंबर आप क्या करना है? ओके, एटॉमिक नंबर को इंटू 2 + 1 करना है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है ना, 11 है ना, तो 11 इंटू 2 + 1 कितना हुआ? 22। 11 2 जा 22, 22 + 1 23। इसीलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ले सकते हो, किसका एग्जाम्पल लेना है आपको? मास नंबर एटॉमिक, इसमें भी एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शंस नहीं है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7, एक्सेप्शन है 7 है। मास नंबर क्या होना चाहिए? मास नंबर होना चाहिए 14, लेकिन 15, लेकिन है कितना? 14। डबल + 1 नहीं है, डबल ही है। इसी तरह बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो जो जनरल फॉर्मेट तो वही होता है। बाकी देखो यहाँ मास नंबर दिए गए हैं, ऑड नंबर पे जाइए, 3 का 3 2 जा 6, 7 सही है। चलो 7 में जाओ, ये तो एक्सेप्शन है। 8 में 8 2 जा 16, ठीक है। 9 फ्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर 9 है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 + 1 19, तो ये एक्सेप्शन नहीं है, सही है। 10 नियॉन का डबल 20, क्योंकि इवन नंबर है ना। ऑड एटॉमिक नंबर है सोडियम, तो इंटू 2 + 1 23 हो गया। कैलकुलेट करके देखिए, ये इवन है तो 24 सही है। एल्यूमिनियम का 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 प्लस, चाहिए कैलकुलेट करिए यहाँ पे। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, देखिए 13 इंटू 2 + 1, ऑड नंबर है ना 13। ऑड एटॉमिक नंबर के लिए डबल एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1 फॉर्मूला है, ओके। तो 13 + 2 कितना हुआ? 13 2 जा 26 प्लस 1 27। तो एटॉमिक नंबर सही है कि नहीं है, चेक करिए, 27। तो इस तरह एक्सेप्शंस में यहाँ पे आपको एक तो आर्गन का था, वो तो इवन नंबर का था। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, मैं एक कॉन्सेप्ट नया सिखा रही हूँ। एटॉमिक नंबर कैल्शियम और एटॉमिक नंबर जिसके सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटोप बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आइसोटोप की बात कर रही हूँ, तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, उसका जो प्रोटियम और ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है, ओके, ये इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, ओके। ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। तो सेम क्या है, देखिए ड्यूट्रियम, सॉरी ड्यूट्रियम की स्पेलिंग DUTERIUM, और ट्राइटियम एटॉमिक नंबर सेम है, देखो तीनों में, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, ट्राइटियम। यहाँ पे तीनों में क्या सेम है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एलिमेंट एंड एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर, राइट। और आइसोटोप्स आर व्हाट आर आइसोटोप्स, दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब क्योंकि हमें पता है कि मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों के सजेशन, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर किसी किसी में ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, ये मैं लिखना भूल गई थी, आप लोग लिख दो। एटॉमिक न्यूट्रॉन का फॉर्मूला चाहिए तो मैं एक सम सॉल्व करके आप लोग को दिखाती हूँ। न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, या मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग। मास नंबर विच इज सिंबल इज Z, मास नंबर सॉरी सिंबल इज A माइनस Z। तो A किसी भी एग्जाम्पल ले लो, किसका आपको फाइंड आउट करना है, समझो आपको क्लोरीन का फाइंड आउट करना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 35 है, तो मास नंबर 35 माइनस 17 करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। कितना हुआ आंसर, कितना हुआ, 35 से 17 माइनस करेंगे तो हमें 18 आंसर मिल जाएगा। तो 18 आंसर आता है, वही उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्योंकि अगर हम क्लोरीन को देखेंगे गौर से तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हुए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर प्रोटॉन हम लोग को दिया है 17 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा, तो बचा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मास नंबर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करना है, तो 18 ऐड करो, कितना हुआ 35। तो इस तरह न्यूट्रॉन की वजह से मास नंबर कुछ एलिमेंट्स के ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे अभी, तो आइसोटोप्स का बेस्ट एक और एग्जाम्पल है, एक तो मैंने दिया था प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का, एक और एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन जो है का एटॉमिक नंबर 17 है, और क्लोरीन के एक और आइसोटोप है, उसका एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 37, और आप लोग को पता है एटॉमिक मास नंबर जनरल क्लोरीन एटम का 35 है, लेकिन ये इसका आइसोटोप है, क्या है, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। उसी तरह कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी तो अब मैं एक और कॉन्सेप्ट में जा रही हूँ, वो है आइसोबार। ये तो हुआ आइसोटोप का कॉन्सेप्ट, अब हम जाएंगे आइसोबार के कॉन्सेप्ट में। आइसोबार अभी हम मास नंबर्स डिस्कस ही कर रहे थे, वहां पे आप लोग को दिखा था कि दो मास नंबर जो कि आर्गन और कैल्शियम के सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। देखो एटॉमिक नंबर 18 है आर्गन का और कैल्शियम का 20 है। देखो इन सब केसेस में एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन ही सेम रहा। आइसोटोप में एलिमेंट वही रहता है, एलिमेंट बदल नहीं जाता है। क्लोरीन का भी देखो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से और मास नंबर अलग है, वो कोई बात नहीं, लेकिन एलिमेंट वही रहा। लेकिन आइसोबार में मास नंबर जो है वो सेम होता है, मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब वो एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया। इसीलिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कैल्शियम का जो कि एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, डबल उसका, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर कितना है, 40 ही है। यानी कि दोनों क्या सेम है, मास नंबर सेम है। तो प्लीज स्टूडेंट्स के डेफिनेशन जरूर पढ़ो, इसका जो है आइसोटोप और आइसोबार का डिफरेंस एग्जाम में आता ही है। तो अरेंजमेंट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
तो यही जो मैंने बात कही थी, नील बोर के जो एटॉमिक मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने अरेंजमेंट तो पढ़ ही लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है के एलिमेंट शेल में रिवॉल्व करते हैं, ये सुनो, शेल कर दो या ऑर्बिट कर दो स्टेप वाइज मैनर। तो यही आप लोग के बुक में पेज नंबर 48, न्यू बुक्स में पेज नंबर 48 और 49 हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मॉडल दिया गया है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा, न्यूट्रॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, तो 2 न्यूट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन होगा। बहुत सिंपल है इसको ड्रॉ करना। एक ड्रॉ करके मैं बताती, कोई इजी वाला करती। चलो लिथियम करती हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? चलो हाइड्रोजन से मैं स्टार्ट करती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सबका करती हूँ। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ओके। एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्पल बताती हूँ, बाकी आपके टेक्स्ट बुक में यू कैन ड्रॉ इट। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस के बाद कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन। एक बार ड्रॉ कर दो। हीलियम में न्यूक्लियस बनाओ, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 ड्रॉ करो। और याद रखना, याद ये रखना कि फर्स्ट शेल में के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। ये फॉर्मूला 2n² से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर n इज द नंबर ऑफ शेल, यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अगर n की जगह पे 1 डालूंगी या फर्स्ट शेल की बात करूं तो उसका स्क्वायर कर लो, क्या आया आंसर? 2 1 जा, ये मैं फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ। फर्स्ट शेल में 2n² में फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ शेल डालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 1 जा 1, आंसर क्या हुआ? 2। इसीलिए पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो 2 ही होते हैं। इसीलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसीलिए पहले ऑर्बिट में 2 और तीसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो कि K में जाता है, ठीक है। उसी तरह इसमें मैक्सिमम 8 होते हैं, तो 8 मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? देखो फ्लोरीन का आप लोग देखिए, ओके। यहाँ देखिए नियॉन का पहले ऑर्बिट में 2 और बाद में देखो 10 करना है तो नेक्स्ट में 8, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब सोडियम का क्योंकि 11 है, अब मैंने क्या कहा? फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं। क्योंकि 11 है तो 2 और 8 10 हो गए। 11वां कहाँ जाएगा? थर्ड शेल में, यानी कि M शेल में जाएगा, सॉरी, ठीक है, M शेल में जाएगा। अब M में भरते जाओ, जब तक 8 ना हो भरते जाइए, ठीक है। जैसे ही 8 कंप्लीट हो जाए, वैसे तो 18 होता है, लेकिन आप लोग बस याद रखिए अभी 8 तक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट और डीप जाता है। तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि जो पोटेशियम है, देखो 2 8 8 1, 2 8 8 1, ठीक है, ऐसे जाता है। फिर कैल्शियम में 2 8 8 2। तो ये ड्रॉ करने की आप लोग कोशिश करिए। और ये जो मैं फॉर्मूला बता रही थी, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल का कितना होगा? सेम फॉर्मूला 2n² ना, फॉर्मूला 2n² है। 2 और n की जगह पे मैंने क्या कहा था? क्या नंबर डालना है? सेकंड शेल। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 × 4 कितना हुआ? 8, 4 2 8, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाते हैं सेकंड शेल में। थर्ड शेल का करिए, थर्ड शेल का क्या होगा? थर्ड शेल का क्या होगा? तो n की जगह पे, थर्ड शेल का n की जगह पे आपको 3 लेना है और 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 3 3 9 विच इज इक्वल टू 18, 9 2 18, इसीलिए 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं थर्ड शेल में। और फोर्थ शेल में अगेन 2n² में आप लोग सब्स्टिट्यूट करो। 2n² लिखिए, 2 × n, n क्या है? यहाँ पे 4 है, तो 4 4 16, 16 × 2 32, इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। प्लीज सारे 20 एलिमेंट्स का ये वाला जो टेबल है उसको बनाइए, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये कैलकुलेट करने के लिए सीखिए। एग्जाम्पल्स दिए, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर के डेफिनेशंस याद करिए, फॉर्मूला याद करिए, आइसोटोप आइसोबार का डिफरेंस पढ़िए, सारे एटॉमिक मॉडल्स पढ़िए और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बनाने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, ओके। वंस प्रैक्टिस्ड
वंस प्रैक्टिस, यहाँ पे देखिए जो मैंने टेबल अभी जो मैंने बनाया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक शेल में कितने होते हैं, ये टेबल दिया गया है यहाँ पे, ये टेबल फॉर्म में दिया, इसको भी बनाइए। ओके, और जो फाइनल टॉपिक है आपका, फाइनल टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे ही मैं बता देती हूँ। जो आखिरी ऑर्बिट, हर किसी का आखिरी शेल अलग होता है, इसका के है आखिरी शेल, इसमें भी के है, इसमें तो के बाद एल आखिरी शेल है। तो जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन सा होगा आखिरी शेल, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। कितना है आपको देख के ही पता चलता है, आप बना के देखिए, ये टेबल प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे देखिए वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इसका एक ही है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। और वैलेंसी क्या होती है, और वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे मैं बना के दिखाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, और क्लोरीन का एटॉमिक कितना होता है 17। ओके, अब मैं ड्रॉ करना चाहूँगी, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम के एटम को ड्रॉ करूं, क्योंकि 11 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा KLMN शेल के हिसाब से, KLMN शेल के हिसाब से 2 पहले ऑर्बिट में, 8 दूसरे ऑर्बिट में, और 1 तीसरे, 2 + 8 10, 10 + 1 11। आप लोग ड्रॉ करके देखिए ना, 2 3, ठीक है। बनाने से पहले एक आइडिया भी लेना होता है ना। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस है जो सेंटर में, पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एल मैक्सिमम 8 जाता है, 3 4 5 6 7 8, और क्योंकि 11 है इसलिए 8 इसमें मैक्सिमम जाते हैं, तो 11वां जो है KLM शेल में जाएगा। ओके, गॉट इट। अब क्लोरीन का भी आप लोग बना दीजिए, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अगल बगल ऑर्बिट्स बनाइए जो एनर्जी लेवल से, जो नील बोर्ड ने हमें कहा है, पहला K है, फिर L है, फिर M है। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स फील करना है, तो पहले में 2 जाएगा, K L M N। ड्रॉ करके देखिए, कोशिश करिए। 8 फिर 2 8 10 हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन ना, 7th वाला आखिरी। अब इसको फील करिए, पहले में 2, L में 1 2 3, देखिए L में कितना है 8, 3 4 5 6 7 8, और 7वां जो M में 7 है, 1 2, इसको हम क्रॉस दिखाते हैं। चलो कंफ्यूजन ना होने के लिए क्रॉस में दिखाती हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑक्टेट रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये रूल जो है कुछ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये रूल चल रहा था। यहाँ पे बताया गया था कि हर, देखो इंसान को भी अगर जब तक दिमाग स्टेबल ना हो, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते रहता है, उसी तरह एटम्स को भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 2 रूल फॉलो किए गए थे, ठीक है। वैलेंसी बनाने के लिए ये 2 रूल फॉलो किए गए थे। एक था ड्यूप्लेट रूल जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, और एक था ऑक्टेट रूल जो कि बाकी ऑर्बिट्स के लिए था। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये फर्स्ट रेस्ट ऑर्बिट्स, और ये है फर्स्ट ऑर्बिट। दादी तो ऐसे भी कुछ करती है, दादी गंदी बन गई है। So what did I say? Duplet rule only goes for the K shell, and the rest shell, रेस्ट ऑर्बिट या शेल में कौन सा रूल होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो होना जरूरी है, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। किस लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वरना वो एटम स्टेबल नहीं होगा। इस वजह से अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक पर्टिकुलर एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है, एटम ऑफ अनदर एलिमेंट कंबाइन होके, क्यों कंबाइन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देके अपना इनर शेल कंप्लीट करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन इसको देगा नहीं, इसीलिए अपना ये एक मजबूरी में 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और खुद क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा, सोडियम आयन, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब आपको पता है उसके न्यूक्लियस में कितने थे, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए ना। अब
10 इलेक्ट्रॉन बन गए, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे ना, इसीलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये क्योंकि चार्ज है इसीलिए इसको एक सोडियम आयन बोलेंगे। उसी तरह क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना सोडियम से, देखो ये मैं ड्रॉ लिख के भी लिख सकते हैं हम लोग, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ और वो Na+ बना। ठीक है, क्योंकि अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स घट गए, प्रोटॉन तो नहीं घटा, इसलिए ओवरऑल इस पूरे एटम में एक पॉजिटिव चार्ज रह गई। लेकिन क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और क्या बन गया, Cl-। क्यों माइनस, क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 प्रोटॉन्स थे, है ना। लेकिन अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह Cl पे ओवरऑल माइनस चार्ज आ गया, और एक Cl क्या बन गया है, ये आयन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेता तो 2, लेकिन उसको एक ही जरूरत है, अपना ऑक्टेट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 थे, एक इससे लेके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और यही कंबाइनिंग, अब ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, ये दोनों जुड़ के बनेंगे NaCl कंपाउंड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट है ना। NaCl क्या है, नमक। और ये क्यों एक दूसरे से कंबाइन, नेचर ने इनको कंबाइन क्यों करने के लिए, इसी तरह कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि इनको एक दूसरे की जरूरत थी स्टेबिलिटी पाने के लिए। क्यों जरूरत थी, स्टेबिलिटी पाने के लिए। यहाँ पे आयॉन्स के एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या बन गया, Na+ आयन, और उसकी वैलेंसी क्या हुई, यहाँ पे दोनों की वैलेंसी मैं लिखती हूँ, सोडियम की भी बनी हुई है, क्लोरीन की भी बनी हुई। क्यों, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो वैलेंसी क्या हो गई सोडियम की 1, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, -1 भी कह सकते हो, लेकिन 1 ही है, माइनस प्लस लिखा नहीं जाता, 1। तो आप लोग एक टेबल बना सकते हो, ओवरऑल टेबल बना सकते हो, किसका, देखिए ये टेबल इस फॉर्मेट में बनाइए, आप लोग को इजी बनेगा। ठीक है, वैलेंसी को तो डिफाइन करने के लिए भी एग्जाम में आएगा, तो डेफिनेशन है इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये याद रखिए, कंबाइन हो रहे हैं ना, इसकी डिटेल आप लेस चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं एक फाइनल आपको एक रिव्यू दे रही हूँ चैप्टर का। पहले हमने इसमें पढ़ा क्या क्या, ये चीज मैं रिव्यू दे रही हूँ। तो आपने पढ़ा क्या इसमें आपने एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और एलिमेंट्स के मैं सिंबल लिखूंगी, फिर एलिमेंट्स के नेम लिखूंगी, 20 एलिमेंट्स का लिस्ट में बताऊंगी। ओके, इतना मैं आप लोग को रिवाइज करवा सकती हूँ, सो दैट यू, और मैं निमोनिक्स तो दे ही चुकी हूँ, चाहे तो अभी दोबारा देती हूँ। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूंगी, यानी कि KLMN शेल में इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे एंड वैलेंसी के बारे में लिखेंगे। सी स्टूडेंट्स, तो पहले आप लोग को क्या करना है, 1 to 20 नंबर लिख लो। ओके, लिख लीजिए 1। ओके, एटॉमिक नंबर ही इसका सीरियल भी नंबर है, सेम है। 2 3 4, ठीक है, 5 6, ओके, मैं थोड़ा क्लोज बाय लिखती हूँ, 7 8 9 10, क्योंकि मुझे इधर फिट आना चाहिए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो पहला एलिमेंट का सिंबल क्या है, पहला एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम नियॉन। ये मैंने आप लोग लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने इसका निमोनिक दिया है। निमोनिक वो होता है याद करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं या सिंबल्स यूज करते हैं, टेक्निक होती है रिमेम्बरेंस की या अपने आप की लर्निंग करने के लिए, याद करने के लिए। तो क्या, हाइड्रोजन हीलियम, ली से लिथियम, बै से बेरिलियम, बेक्नॉफ यानी कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका नाम लिख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
boron, very important to learn this, 20 elements with their symbol, atomic number, electronic configuration, valence electron, बहुत important. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, फ्लोरीन एंड नियॉन. अब मैं नेक्स्ट 10 को डिस्कस कर रही हूँ. ना मग, ना से सोडियम, मग से मैग्नीशियम, अल्सी एल्यूमिनियम सिलिकॉन, पास क्लास आर्गन पोटेशियम कैल्शियम. ओके, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम इनके नाम लिखते हैं. ना यानी कि सोडियम को नेट्रियम लिखते हैं हम, लैटिन वर्ड, लैटिन नेम नेट्रियम है. फिर मग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पास फॉस्फोरस, then sulfur, then you have chlorine, then you have argon, पोटेशियम को हम केलियम लिखते हैं लैटिन में, लैटिन वर्ड केलियम, और कैल्शियम. तो स्टूडेंट्स इस तरह निमोनिक की याद करके आप लोग इसको लिख सकते हो. अब सबका एटॉमिक नंबर देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. देखिए एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 1,0 होगा. देन 2 तो 2 है, 2,0 लिख दो या कुछ नहीं है ना, और दूसरे ऑर्बिट्स में डालेंगे ही नहीं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स. 3 है तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 जाता है, आप लोग को पता है, दूसरे में 1 जाता है. 4 में 2,2, 5 में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 3, 2 + 3 5 हो गए ना. फिर 6 में 2,4, फिर नाइट्रोजन 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 2,9 नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कहा सेकेंड शेल में या एल शेल में, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, इसलिए 2,8,1 होगा. अब थर्ड शेल यानी कि एल शेल में डालोगे आप लोग. फिर अब क्या होगा 13, 2, एटॉमिक नंबर 13 है मैग्नीशियम का ना, 12 है सॉरी, 2,8,2 होगा, 2,8,3 होगा, 2,8,4 होगा, 2,8,5 होगा फॉस्फोरस का, सल्फर का 2,8,6 होगा. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं. क्लोरीन का 2,8,7 होगा, आर्गन का 2,8,8 होगा. अब बताइए 2,8,9 हो सकता है नहीं, तो इसलिए 8,1 होगा, 2,8,8,2. अब जैसे मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही लिखिए जो आखिरी शेल में है. इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है. इसमें क्या है, आखिरी शेल में 2 है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के. नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी, वही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए. ऑक्सीजन के 6 हैं, फ्लोरीन के 7 है, ओके, नियॉन के 8 है, अगेन सोडियम के 1 है, मैग्नीशियम के 2 है, ओके, एल्यूमिनियम के 3 है, सिलिकॉन के 4 है, फॉस्फोरस के 5 है, सल्फर के 6 है, क्लोरीन के 7 है, आर्गन के 8 है, केलियम यानी कि पोटेशियम के 1 है, और कैल्शियम के 2. ये तो हो गई उसकी क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात. स्टूडेंट्स यहाँ पे लेकिन वैलेंस ही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. ट्रिकी इन द सेंस समझने वाली बात है. कंबाइनिंग कैपेसिटी हमें देखना है कितना उसको चाहिए अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिट के ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक एलिमेंट को, उसको हम कहते हैं उसकी वैलेंसी. ये क्यों करते हैं ये अपने जो एटम को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए. तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए. हीलियम क्योंकि एक नोबल गैस है, या आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हो, हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं, इनकी वैलेंसी हमेशा 0 होगी. लिख देना 0 वैलेंसी होती है हीलियम की, नियॉन की, क्योंकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी इनको चाहिए ही नहीं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, या डुप्लेट कंप्लीट है. यहाँ पे देखो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, पहला ऑर्बिट कंप्लीट है ना, तो जरूरत ही नहीं है उसको कंबाइन करने के लिए किसी से, या स्टेबल पहले से ही है वो. यहाँ पे आर्गन का भी 0 वैलेंसी, लेकिन बाकियों की वैलेंसी 0 नहीं है, बाकी ये कंबाइन करेंगे. सॉरी यहाँ मैंने गलती से लिथियम को 0 लिख दिया, 0 यहाँ पे लिखना है. लिथियम की वैलेंसी 1 होगी, 1 नहीं होगी, हाँ 1 होगी. देखो 1 से लेके 4 तक मेटल्स जो अक्सर होते हैं वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयन बनते हैं. और कार्बन शेयर करता है 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, ऑक्टेट कंप्लीट करने और 4.
और यहाँ से यहाँ तक वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना देते हैं, मतलब 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तक दिया जाता है। ओके, इसलिए हम यहाँ प्लस भी लिखने से ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स इनसे गए हैं। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये 5 अपना देंगे नहीं बल्कि 3 लेंगे, इसलिए 3 इनका, इसलिए माइनस भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो वरना ना लिखो, ये बस समझने के लिए मैंने लिखी हूँ। यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए ना, ऑक्सीजन 6 देगा नहीं, 2 लेगा, फ्लोरीन 7 देगा नहीं, क्लोरीन के जैसे भी वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ से क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका ये सब मेटल्स हैं तो ये देंगे 1 2 3 4 तक, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसका वैलेंसी भी होता है। उसके बाद लेना शुरू -3 -2 -1 1 2। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग घर में ट्राई करिए टेबल को। ये टेबल बहुत करने से आप लोग को सब कुछ ईजी हो जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ओके, प्लीज डू ड्रॉ द टेबल।